तो भाई सोल्यूशन के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि ट्रू सॉल्यूशंस क्या होते हैं और कंसंट्रेशन टर्म, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन क्या है और इनके न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से अप्रोच करना है। इस लेक्चर में हम कहां से स्टार्ट कर रहे होंगे कि सोल्यूशन हो कितने प्रकार के सकते हैं। तो हमने सॉल्यूशंस को क्लासिफाई करा है ऑन द बेसिस ऑफ सोलवेंट, कि अगर मेरा सोलवेंट गैस रहा तो उसे गैसियस सॉल्यूशन बोलेंगे, लिक्विड हुआ तो उसे लिक्विड सॉल्यूशन, और अगर सॉलिड हुआ तो उसे सॉलिड सॉल्यूशन बोला जाएगा। सोलवेंट को फिक्स करके अब तुम सोल्यूट चेंज कर सकते हो। मान लो तुमने सोलवेंट सॉलिड ले लिया, अब सोल्यूट उसमें बाहर से गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी रह सकता है और सॉलिड भी रह सकता है। तो टोटल मेरे कितने प्रकार के सॉल्यूशन मेरे सामने होंगे? टोटल 9 तरीके के सॉल्यूशन मेरे पास बन जाएंगे। और हमारे लिए किस्मत की बात, अच्छी बात यह है कि हमें टोटल 9 तरीके के सॉल्यूशंस नहीं पढ़ने। हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ किन से डील करना है? हमें सिर्फ किन से डील करना है? लिक्विड सॉल्यूशन से, क्योंकि केमिस्ट्री की ज्यादातर रिएक्शंस लिक्विड फेज में चल रही होती है, लिक्विड सॉल्यूशन में चल रही होती हैं। तो इनके बारे में ही ज्यादा हम डील करेंगे और एक एक करके यहां से कितने सॉल्यूशन हमें मिलेंगे कि लिक्विड में तुम गैस को मिला दो, लिक्विड में लिक्विड मिला दो, सॉलिड मिला दो। इन तीनों को बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि लिक्विड में मैंने गैस मिला दी तो उसमें क्या एग्जांपल होगा कि H2O में O2 मिक्स हो गई, H2O में HCl मिक्स हो गई। दोनों में से कौन सी ज्यादा मिक्स होगी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल क्या होगा? ये तो बेस्ट एग्जांपल है ना, क्या इथेनॉल इन वाटर मिलाओ और पी जाओ, सारी शांति। उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड कौन सा हो सकता है? तो शुगर इन H2O हो सकता है। इन तीनों सॉल्यूशंस को बहुत अच्छे से डिस्कस करना है। उससे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखो क्या होगा। एक एग्जांपल उठा लेते हैं इसमें से कि मेरा लिक्विड सॉल्यूशन है ना, तो सोलवेंट क्या रहेगा उसमें? लिक्विड H2O। बाहर से मैं तीनों में से कुछ भी मिला सकता हूं, तो शुगर मिला लो, है ना। तो यहां पे तुम्हारी दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रही होंगी। क्या कि स्टार्टिंग में जब तुम लिक्विड में शुगर डिसोल्व करना शुरू करोगे, स्टार्टिंग में तुम शुगर डिसोल्व करना शुरू करोगे तो क्या होगा कि वो घुल जाएगी, डिसोल्व होती रहेगी। बट एक टाइम आएगा जब वो डिसोल्व होना बंद कर देगी। तो हम देखते हैं कि कौन सी प्रोसेस यहां पे चल रही है। क्या है कि तुमने पहले क्या लिया? सोल्यूट लिया और तुमने सोलवेंट लिया। सोल्यूट क्या है तुम्हारा? शुगर। सोलवेंट क्या है तुम्हारा? पानी। और ये मिलके क्या कर रहे हैं? सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन जो फॉरवर्ड प्रोसेस जो है जहां पे सोल्यूट सोलवेंट मिलके सॉल्यूशन बना रहे हैं उसे क्या बोला जाएगा? डिसोल्यूशन। और बैकवर्ड रिएक्शन जो चल रही है कि सॉल्यूशन वापस आ सकता है सोल्यूट और सोलवेंट में सेपरेट होके, उसे बोला जा रहा है यहां पे क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो ध्यान से खुद सोचो कि स्टार्टिंग में तुम्हारी कौन सी रिएक्शन, कौन सी प्रोसेस तेज चल रही होगी। तो कहोगे स्टार्टिंग में हम डिसोल्व कर रहे हैं तो अच्छी तरीके से डिसोल्व हो जाएगा और स्टार्टिंग में डिसोल्यूशन की प्रोसेस मेरी तेज होगी। जबकि क्रिस्टलाइजेशन का जो रेट है वो टाइम के साथ इंक्रीज होगा और एक टाइम पे डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट इक्वल हो जाएगा। उसे मैं बोलूंगा इक्विलिब्रियम, उसे मैं इक्विलिब्रियम बोल दूंगा। अब यहां से कंसेप्ट क्या है कि मुझे 2-3 टर्म डिफाइन करने हैं। क्या टर्म है कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट इक्वल हो जाएगा, तो क्या और ज्यादा सोल्यूट डिसोल्व हो सकता है? अब तो तुम्हारा आंसर होगा नहीं, कि अब और ज्यादा सॉल्यूशन नहीं बन सकता, और ज्यादा सोल्यूट और सोलवेंट आपस में नहीं मिल सकते। इस टाइम पे इस सॉल्यूशन को बोला जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जिस अमाउंट में तुम्हारी शुगर डिसोल्व हुई है उसे बोला जाएगा इस सॉल्यूशन की सोल्युबिलिटी। तो कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स सोल्युबिलिटी। या फिर सोल्युबिलिटी को एक तरीके से और डिफाइन करा जा सकता है। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं और एक भी वर्ड मैं फालतू नहीं लिखता हूं, तो ध्यान से देख लेना डेफिनेशन क्या है। कि सोल्युबिलिटी को अगर डिफाइन करें तो क्या डेफिनेशन होगी? तो बेटा कुछ इस तरीके से तुम्हारी डेफिनेशन बनेगी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट at particular temperature। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने दो वर्ड जो इंपॉर्टेंट हैं वो मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर मैं मान लो वाटर लिया मैंने, वो शुगर को उसमें डिजोल्व करना शुरू करा। स्टार्टिंग में शुगर डिजोल्व हो रही है, बाद में वो डिजोल्व होना बंद कर देगी। जब शुगर डिजोल्व होना बंद करेगी उस टाइम पे सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन बोला जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उस टाइम की कंसंट्रेशन को तुम सोल्युबिलिटी बोलोगे। अब अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि नहीं अभी ये जो डिजोल्व होना बंद हो गई है, तुम इसे चेंज करो और ज्यादा डिजोल्व करो, तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। तुम क्या कर सकते हो, बाहर से और ज्यादा वाटर लाके उसमें डाल दो और ज्यादा शुगर डिजोल्व हो जाएगी, या फिर तुम क्या करो टेम्परेचर इंक्रीज करो। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करोगे वो और ज्यादा सोल्यूबल होके और ज्यादा डिजोल्व होगी। तो जब भी सोल्युबिलिटी मेजर करेंगे तो दो बात तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें तुम्हें ध्यान देना है कि अमाउंट ऑफ सोलवेंट तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा भाई, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे तुम सोल्युबिलिटी की मेजरमेंट करोगे। मतलब सोल्युबिलिटी मेजर करते वक्त तुम अमाउंट ऑफ सोलवेंट चेंज नहीं कर सकते, टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है कि ये जो सोल्युबिलिटी है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व, ये किन बातों पे डिपेंड करेगी। तो क्या लिख लो, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी। फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, ठीक है। जब तक मैं बोर्ड साफ कर रहा हूं स्किप कर दो वीडियो। तो देखो फैक्टर अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी में पहला फैक्टर होगा नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। सेकेंड फैक्टर मेरा होगा टेम्परेचर, अभी देखा। थर्ड फैक्टर मेरा होगा प्रेशर, और प्रेशर से ही कुछ लॉज बनेंगे, हेनरी लॉ, रोल्स लॉ, इनको डिस्कस करा जाएगा, ठीक है। तो पहला फैक्टर क्या है कि नेचर ऑफ सोल्यूट और सोलवेंट कैसे रहने वाला है। नेचर से क्या मतलब है, क्या किस चीज को मैं नेचर पे क्लासिफाई कर रहा हूं, तो ये है कि नेचर दो तरीके से हो सकता है। नेचर उनका दो तरीके से हो सकता है कि या तो नेचर सोल्यूट का क्या होगा कि वो पोलर हो, सोल्यूट सोलवेंट पोलर हो, या फिर सोल्यूट सोलवेंट क्या हो, नॉन पोलर हो। अब तुम्हारे पोलर सोलवेंट और पोलर सोल्यूट के कुछ एग्जांपल, जैसे कि भाई H2O तेरा पोलर सोलवेंट है ना, सोलवेंट की तरह अगर यूज हो रहा है, और सोल्यूट सोलवेंट तो चेंज हो सकते हैं, अमाउंट पे डिपेंड करता है, हमें पता है। तो पोलर चीजों की कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं। तुम्हारा ग्लूकोज पोलर है। अब कई बच्चे ग्लूकोज C6H12 O6 को क्या मानते हैं, भाई कार्बन का कंपाउंड है, नॉन पोलर होगा। बेटा उसमें 3-4 OH ग्रुप है, एल्कोहल ग्रुप है, तो बहुत ज्यादा पोलैरिटी है ग्लूकोज के अंदर, इसमें कंफ्यूज मत रहना। इसके बाद तीसरा एग्जाम्पल तुम HCl गैस ले लो, ठीक है। फोर्थ तुम NaCl को डिजोल्व करते रहते हो, वो भी तुम्हारा पोलर। अब इसके बाद नॉन पोलर क्या, जो तुम बेंजीन में मतलब केमिस्ट्री में बेंजीन वगैरह यूज करते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेनली यूज करते हो, तो तुम्हारा बेंजीन हो सकता है इधर, एंथ्रासीन हो सकता, नेफ्थलीन हो सकता, एसीटोन तुम नॉन पोलर मान सकते हो। उसके बाद तुम क्लोरोफॉर्म CCl4 को लिख सकते हो। तो इनमें मैंने क्लासिफाई करा है कि अगर पोलर रहा तो कैसा और नॉन पोलर रहा तो उनके एग्जाम्पल हैं। अब नेचर पे किस तरीके से डिपेंड करेगा, तो तुम खुद कॉमन सेंस से सोचो कि जिसका नेचर जैसा वो उसी के साथ डिसोल्व होगा। बाकी हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे इसको, बट नॉर्मल क्या है कि जिसका नेचर जैसा रहेगा वो वैसे में ही डिसोल्व करेगा। तो एक स्टेटमेंट क्या लिख देता हूं, इसको समझेंगे स्टेटमेंट को, ये नहीं कि डायरेक्ट मैंने लिखवा दी। क्या तुम्हारा पॉइंट है कि लाइक डिसोल्व लाइक, जो जैसा है उसमें वैसी ही चीज डिसोल्व होंगी। तुम्हारी दोस्ती उसी के साथ होगी जिसका स्वभाव तुम्हारे जैसा है, ठीक है। बाकी तुम कैसे हो ये अलग बात है, ठीक है। तो लाइक डिसोल्व लाइक का क्या कंसेप्ट है कि पोलर पोलर में डिसोल्व होगा और नॉन पोलर में डिसोल्व होगा। इसको समझेंगे एक एग्जांपल से, जैसे कि H2O को मैंने ले लिया पोलर सोलवेंट और NaCl को मैंने ले लिया जो कि पोलर सोल्यूट है। इसको देखते हैं कि ये इसमें ही क्यों सोल्यूबल है और NaCl बेंजीन में क्यों सोल्यूबल नहीं है। तो समझने के लिए देखो आगे क्या एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं NaCl और वाटर। ध्यान से समझना। तो देखो NaCl तुम्हारा किस तरीके का है,
तो कहोगे एक आयनिक कंपाउंड है, Na प्लस रहेगा, Cl माइनस रहेगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा, बहुत अच्छे से स्टेबल है। अब मैं कह रहा हूं कि ये पानी में डिसोल्व कर दो इसको। पानी में डिसोल्व करने का क्या मतलब है, तुमने इसको पानी में डाल दिया, पानी में जैसे ही डालोगे तो Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा, आयनिक कंपाउंड है, आयनाइज हो जाएंगे। अब तुम्हारे से कोई बोले कि अच्छा खासा तो स्टेबल था, Na प्लस Cl माइनस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन था, तो ये अलग ही क्यों हुए? तो बेटा इसका आंसर ये है कि अगर दोनों के बीच में रिश्ते हैं, दोनों के बीच में प्यार है, तो क्या तुम उसका प्यार नहीं तोड़ सकते? Cl माइनस जितना प्यार इस Na प्लस को दे रहा है, जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Cl माइनस इस Na प्लस को दे रहा है, उतना ही या फिर उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कहीं और से मिले तो ये इसको कह देगा भाड़ में जा, मुझे कोई मतलब नहीं है। सिमिलर अगर Cl माइनस की बात करूं तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Na प्लस Cl माइनस को दे रहा है, उतना ही या उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसे कहीं और से मिले तो ही ये डिसोल्व होगा। तो इनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब पानी की कहानी देखो, पानी कैसा रहेगा बेटा, OH ऐसे है कुछ, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव है, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा पॉजिटिव है। ये चार्ज कहां से आए, ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्सीजन की ज्यादा है तो उस पे नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन की कम है तो उसके इलेक्ट्रॉन खिंच गए, डेल्टा पॉजिटिव। अब जैसे ही पानी में NaCl को डालोगे तो ये वाटर का मॉलिक्यूल इस Na प्लस को अपने नेगेटिव एंड, ऑक्सीजन वाले एंड से सराउंड करने की कोशिश करेगा, कुछ इस तरीके से। और ये भी कौन सा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन शो करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक ही। भाई ऑक्सीजन पे नेगेटिव रहा और Na प्लस पे तो है ही पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। उसके बाद ये Cl को भी घेरने की कोशिश करेगा, बट कौन से एंड से घेरेगा, तो कहोगे हाइड्रोजन वाले एंड से घेरेगा। और अगर मैं इस प्रोसेस की बात करूं केमिस्ट्री की भाषा में, तो केमिस्ट्री की भाषा में ये कौन सी प्रोसेस हो रही है, तो कहोगे ये हाइड्रेशन है इन आयंस का, हाइड्रेशन ऑफ आयंस हुआ है, यहाँ पे हाइड्रेशन हुआ तो हमें कौन सी एनर्जी मिलेगी, तो कहोगे हाइड्रेशन एंथैल्पी मिलेगी। हाइड्रेशन एंथैल्पी मिलेगी, इनके वाटर मॉलिक्यूल जैसे इसको सराउंड करेंगे एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि Na पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन वाले एंड पे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पास आए, एनर्जी हुई रिलीज। अब आगे बात सुनो। अब देखो तुम्हारे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस लैटिस से को तोड़ने के लिए जो आयनिक कंपाउंड में बनता है, तुम्हें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो कहोगे मुझे यहां पे देनी पड़ेगी लैटिस एनर्जी, लैटिस एंथैल्पी। तो बताओ तुम एनर्जी खर्च कर रहे हो, एनर्जी जो तुम्हें मिल रही है हाइड्रेशन एंथैल्पी, तुम्हें चाहिए लैटिस एंथैल्पी, तो कौन सी कंडीशन में इन दोनों का बॉन्ड टूट जाएगा, तो तुम्हारा आंसर होगा सर अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा हुई किससे, लैटिस एंथैल्पी से, तो ये चीजें सोल्यूबल होंगी वरना नहीं होगी। अब अगर सोच के देखो ये काम तुम बेंजीन में कर रहे होते, तो बेंजीन खुद कैसा है, एक नॉन पोलर सा कंपाउंड है भाई, बेंजीन कुछ ऐसा नॉन पोलर सा कंपाउंड। और अब ये बेंजीन इसको कहता है NaCl को कि Na प्लस एक काम कर Cl माइनस से अलग हो जा, तो Na प्लस क्या बोलेगा, भाड़ में जा, तो क्यों अलग हो जाऊं, ये भाई पानी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन प्रोवाइड कर सकता है, पोलर मॉलिक्यूल है, पर तू क्या प्रोवाइड कर देगा, कुछ भी नहीं। इसका मतलब बेंजीन में तो डिसोल्व नहीं होगा, जबकि पानी में डिसोल्व हो जाएगा। अब बेंजीन कैसा है, नॉन पोलर है। बेंजीन के मॉलिक्यूल के बीच में किस तरीके के फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रहेंगे, तो कहोगे नॉन पोलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ इंटरेक्शन रह रहे होंगे बेंजीन मॉलिक्यूल के बीच में। अब मैं कोई और मॉलिक्यूल लिया हूं जैसे कि CCl4, वो भी कैसा है, नॉन पोलर, तो इनकी और इनकी बॉन्डिंग, इनकी और इनकी इंटरेक्शंस अच्छी हो सकती हैं, ये भी नॉन पोलर, दोनों वैन डर वाल्स। जबकि इसमें कैसा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इसको कैसा चाहिए था, बॉन्ड तोड़ने के लिए, सोल्यूबल होने के लिए पोलर इंटरेक्शन, जो किसने प्रोवाइड करा, वाटर ने। तो फाइनल कंक्लूजन जो एक लाइन में लिखा था क्या, लाइक डिसोल्व लाइक, पोलर में पोलर सोल्यूबल होंगे, नॉन पोलर में नॉन पोलर सोल्यूबल होंगे। अब आगे ध्यान दो, टेम्परेचर की बात करते हैं कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। तो सोल्यूबल होने वाली प्रोसेस थी और वापस आने वाली प्रोसेस थी, डिसोल्यूशन था और क्रिस्टलाइजेशन था, अगर सॉलिड को मिला रहे हैं लिक्विड में, ठीक है। तो क्या था कि सोल्यूट रहा भाई और सोलवेंट रहा, और ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। फॉरवर्ड प्रोसेस को मैं डिसोल्यूशन बोल रहा हूं, बैकवर्ड को मैं क्रिस्टलाइजेशन बोल रहा हूं, ठीक है।
अब देखो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करने के लिए इसको दो क्लासेस में बांट लिया गया है। पहली क्लास, दो तरीके की रिएक्शन हो सकती है, दो तरीके की ये प्रोसेस हो सकती है। पहली प्रोसेस को बोला जाएगा कि अगर मानो ये एक्सोथर्मिक रहा, एक्सोथर्मिक को किस तरीके से लिखोगे, यहां पे मैं क्या लिख दूं, इसको एक्सोथर्मिक बनाना हो तो कि भाई यहां हीट रिलीज हो रही है, मान लो ऐसा केस है, हीट रिलीज है, एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक में तुम पहली कंडीशन लगा रहे हो कि अगर तुमने टेम्परेचर को क्या करा, इंक्रीज कर दिया। अब तुम्हें आलोक सर ने इक्विलिब्रियम पढ़ाया है तो मैं मान के चलूंगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता होगा कि टेम्परेचर अगर मैंने इंक्रीज करा है, रिएक्शन चाहेगी कि ये टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए। जो मैं करना चाहता हूं, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, रिएक्शन बिल्कुल उसके अपोजिट जाना चाहती है। मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज करा है तो रिएक्शन क्या चाहेगी, इंप्लाइज लिख देता हूं, रिएक्शन क्या चाहेगी, टेम्परेचर क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। और अगर टेम्परेचर डिक्रीज होना, रिएक्शन करना टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहती है तो रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, तो कहोगे बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको जाना पड़ेगा। और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने से सोल्यूबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि बैकवर्ड में भाई सोल्यूट और सोलवेंट दोनों अलग हो जाते हैं। सोल्यूट सोलवेंट अलग तो सोल्यूबल थोड़ी हो रहे हैं, सोल्यूबल थोड़ी हो रहे हैं, इसका मतलब कि उसकी सोल्यूबिलिटी क्या है, डिक्रीज हो गई है। नेक्स्ट देखो, अगर इस कंडीशन में तुम टेम्परेचर डिक्रीज करो, रिएक्शन क्या करना चाहेगी, टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहेगी। टेम्परेचर इंक्रीज कौन सी डायरेक्शन में होता है, तो कहोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है कि सोल्यूबिलिटी तुम्हारी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सोल्यूबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसके सेकंड केस की बात करूं, सेकंड केस कौन सा, कि ये रिएक्शन कैसी रही हो, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या रहेगी कि मैं हीट इधर लिखूं, मतलब सोल्यूट सोलवेंट आपस में सोल्यूबल नहीं है जब तक तुम उसको हीट सप्लाई नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अब देखो इसमें तुम टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, रिएक्शन टेम्परेचर डिक्रीज करना चाहेगी। टेम्परेचर डिक्रीज किधर होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर तुमने डिक्रीज करा, मतलब रिएक्शन चाहेगी टेम्परेचर को इंक्रीज करना, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इंप्लाइज सोल्यूबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा फाइनल कंक्लूजन क्या है कि टेम्परेचर पे सोल्यूबिलिटी किस तरीके से डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या बच गया कि प्रेशर पे किस तरीके से डिपेंड करेगी। तो देखो प्रेशर पे मैं वहां अपने कॉपी में नोट बना लो, है ना, लिख ही देते हैं यार, क्या प्रेशर। ठीक है, तो हमें लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ने हैं। लिक्विड सॉल्यूशन के क्या केस हो सकते हैं, देखो कि तुमने सोलवेंट तो लिक्विड लिया, ये तो फिक्स हो गया, जैसे ही मैंने लिक्विड सॉल्यूशन बोला ये तो फिक्स हो गया। अब इसमें भाई तीन चीजें मिला सकते हैं कि मैं इसमें सॉलिड मिलाऊं, कि मैं इसमें लिक्विड मिलाऊं, या फिर मैं इसमें गैस मिलाऊं। अब प्रेशर के इफेक्ट को अगर मैं देखना चाहता हूं, अगर मैं प्रेशर के इफेक्ट को देखना चाहता हूं तो ध्यान से समझना कि प्रेशर का इफेक्ट किस पे आता है, सिर्फ गैस पे आता है। क्योंकि लिक्विड और सॉलिड तो कंप्रेसिबल होते नहीं है, तुम कितना ही प्रेशर लगा लो, ना सॉलिड दबेगा ना लिक्विड दबेगा, लिक्विड बहुत मामूली इग्नोरेबल। तो यहां से क्या होगा कि सिर्फ प्रेशर का इफेक्ट किसकी सोल्यूबिलिटी पे आएगा, तो हमारा आंसर क्या है कि भाई गैस की सोल्यूबिलिटी पे तो इफेक्ट आ सकता है, जबकि लिक्विड में लिक्विड डिसोल्व करोगे तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, सॉलिड डिसोल्व करोगे तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। इसका मतलब जब मैंने लिक्विड सोलवेंट लिया, गैस सोल्यूट ली, तो मेरे को प्रेशर का इफेक्ट देखने को मिलेगा। और वो हमें कौन समझाएगा, वो हमें समझाएगा हेनरी लो। तो भाई अब हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को पढ़ने लायक हो चुके हैं, जहां पे हम सबसे पहले देख रहे होंगे गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। इनकी सोल्यूबिलिटीज के बारे में डिस्कस करना है। तो पहला फैक्टर जो सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है वो है मेरा नेचर, कि H2O अगर मैंने एज ए सोलवेंट लिया है तो H2O का नेचर पोलर है, और इसमें दो गैसेस डिसोल्व करके सोल्यूबिलिटी चेक करनी है, O2 और HCl। तो O2 गैस का नेचर कैसा है, नॉन पोलर, और HCl गैस कैसी है मेरी पोलर।
तो ज्यादा सोल्यूबल गैस H2O सॉल्वेंट के अंदर कौन सी रहेगी? HCl, क्योंकि कंसेप्ट क्या है? लाइक डिजोल्व लाइक, जिसका नेचर जैसा है वो उसी नेचर के सोल्यूट को डिजोल्व करेगा। नेक्स्ट फैक्टर जो सोल्यूबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है वो है मेरा टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के इफेक्ट को समझने से पहले प्रोसेस समझने की कोशिश करो कि क्या चल रही है। यहां पे मैंने गैस ली, लिक्विड लिया, लिक्विड में गैस डिसॉल्व हुई और गैस लिक्विड सॉल्यूशन बना। यहां पे जो फॉरवर्ड प्रोसेस है वो किस तरीके की है और जो बैकवर्ड है वो किस तरीके की है, समझने की कोशिश करो कि गैस का मॉलिक्यूल है, लिक्विड के अंदर जा रहा है और गैस लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा है। गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर गया, गैस लिक्विड सॉल्यूशन बन गया। तो फॉरवर्ड प्रोसेस को आप कंसीडर कर सकते हो एज ए कंडेंसेशन, जबकि बैकवर्ड प्रोसेस क्या है कि गैस का मॉलिक्यूल लिक्विड सॉल्यूशन से बाहर आया गैसियस फॉर्म में वापस, तो इस प्रोसेस को कंसीडर करा जा सकता है एज ए इवेपोरेशन। अब ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक? तो फॉरवर्ड प्रोसेस को समझने की कोशिश करो कि गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा कहां रहेगी, जब वो गैसियस फॉर्म में है या जब वो लिक्विड के अंदर जाके गैस लिक्विड सॉल्यूशन बना चुका है। तो तुम्हारा आंसर है कि गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा रहती है, तो इधर उसकी एनर्जी ज्यादा है जबकि इधर उसकी एनर्जी कम है। तो एनर्जी गई कहां? तो प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हो गई होगी, इधर लिख सकते हो आप डेल्टा H। मतलब फॉरवर्ड जो प्रोसेस है वो कैसी है? वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और हमें पता है कि अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा, रिएक्शन चाहेगी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए। टेम्परेचर इंक्रीज किधर जाने पे होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में? तो कहोगे फॉरवर्ड जाने पे। फॉरवर्ड जाने पे सोल्युबिलिटी क्या होगी? तो कहोगे इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट है टेम्परेचर का कि टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ जाएगी। तो एक क्वेश्चन तुम्हारे से क्या बनता है कि जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल कहां फील करेंगे, ठंडे पानी में या गर्म पानी में? आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर जो सोल्युबिलिटी को इफेक्ट कर सकता है वो है मेरा प्रेशर। प्रेशर किस तरीके से इफेक्ट करेगा? तो प्रोसेस समझेंगे पहले कि क्या हो रहा है। और यहां से एक लॉ आएगा जिसे हेनरी लॉ के नाम से पढ़ते हैं। देखो क्या कि प्रोसेस क्या है कि सोलवेंट मेरा लिक्विड है इस तरीके से, ये बाउंड्री हो गई तुम्हारी किसकी? लिक्विड की। ये बाउंड्री हो गई तुम्हारी कंटेनर की, और इसके बीच में कहीं गैस होगी, ये गैस के मॉलिक्यूल्स। गैस के मॉलिक्यूल्स इधर गैसियस फॉर्म में है और कुछ लिक्विड के अंदर जाके गैस लिक्विड सॉल्यूशन बना चुके हैं। तो क्या प्रोसेस है कि यही है, गैस है, लिक्विड है और गैस लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा। अब मान लो कि ये जो डिसॉल्व होने की प्रोसेस है ये इक्विलिब्रियम पे है, इस टाइम ये प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो कौन से रेट इक्वल रहे होंगे इस इक्विलिब्रियम पे? तो कहोगे कि एक तो रेट क्या है कि जब गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर जा रहे होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन कंसीडर करो, गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड के अंदर जा रहे, गैस लिक्विड सॉल्यूशन बन रहा। बैकवर्ड को किस तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल गैस लिक्विड सॉल्यूशन से बाहर जा रहे हैं। तो यहां पे लिख सकता हूं रेट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल लिख लो, मोल लग रहा है, एंटरिंग लिक्विड किसके बराबर होगा? रेट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल कमिंग आउट ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। कुछ इस तरीके से हमें रेट मिल रहे होंगे इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। और मुझे देखना है कि सोल्युबिलिटी पे प्रेशर का क्या इफेक्ट रहेगा। इधर कुछ ना कुछ प्रेशर लगा के तुमने इस कंटेनर को, इस पिस्टन को रोक रखा है, तुम्हें प्रेशर बढ़ाना है। प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर का इफेक्ट किस पे आएगा? लिक्विड पे या गैस पे? तो तुम्हारा आंसर है किस पे आएगा? गैस पे। और गैस पे अगर इफेक्ट आएगा
तो दोनों में से कौन सा रेट बढ़ेगा इसको समझने की कोशिश करो। कि मैं यहां पे बना रहा हूं, दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। अब मैंने इसमें प्रेशर बढ़ा दिया तो क्या लिक्विड पे प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। तो जितना लिक्विड था, जो उसकी बाउंड्री थी, वो वही रही। अब यहां पे मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो स्पेस किसके लिए कम हो जाएगा? गैसियस मॉलिक्यूल के लिए स्पेस कम हो जाएगा। इस हिस्से की वॉल्यूम कम हो जाएगी अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो गैसियस मॉलिक्यूल के लिए स्पेस क्या हो चुका है? अब कम हो चुका है। प्रेशर बढ़ाने से इस हिस्से की वॉल्यूम क्या है? कम हो गई। ये गैसियस पार्टिकल है। तो देखो, जैसे तुमने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर का इफेक्ट किस पे आया? सिर्फ गैसियस मॉलिक्यूल पे, और उनके लिए स्पेस क्या हो गया? कम हो गया। उनके लिए स्पेस कम हो गया तो वो कहां जाएंगे? लिक्विड के अंदर जाएंगे। जब लिक्विड के अंदर जाएंगे तो कौन सा रेट बढ़ जाएगा? तो रेट ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल एंटरिंग लिक्विड, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट तुम्हारा बढ़ जाएगा। और ये रेट अगर बढ़ा तो कहोगे कि सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और ये रेट कब तक बढ़ेगा? जब तक कि नया इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए। पहले रेट बढ़ेगा फॉरवर्ड रिएक्शन का, बैकवर्ड का बाद में, और दोनों रेट इक्वल आ जाएंगे। दोबारा से एक नया इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैंने देखा कि प्रेशर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इंक्रीज हो गई है। और ये हमें सबसे पहले क्वांटिटेटिव वे में किसने बताया? हेनरी ने, जिसको हम कैसे पढ़ रहे हैं? हेनरी लॉ की तरह। तो हेनरी लॉ क्या बोलता है कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस, ठीक है। सोल्यूबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेस। देखो, बट अगर एग्जैक्ट स्टेटमेंट की बात करो हेनरी लॉ की, वो ये नहीं थी कि प्रेशर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। हेनरी लॉ कुछ उल्टा बोलता है इससे। हेनरी लॉ क्या बोल रहा है? ये मेरा लिक्विड सॉल्यूशन है, इतना, ठीक। अब देखो, हेनरी लॉ बोल रहा है कि जितना इसके अंदर गैसियस मॉलिक्यूल होंगे उतने ही चांसेस है गैसियस मॉलिक्यूल के पास बाहर जाने की। हेनरी कुछ उल्टा बोल रहा है। अभी तो हमने क्या पढ़ा कि यहां से प्रेशर लगाओगे, गैस के मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। हेनरी कुछ उल्टा कंसीडर करके चल रहा है क्या? कि इस सॉल्यूशन के अंदर जितने गैस सोल्यूबल होगी उतने ही उसके पास चांसेस होंगे बाहर जाने के, और जितने चांसेस होंगे बाहर जाने के उतना ही वो प्रेशर लगाएगी। तो यहां से क्या स्टेटमेंट बनेगा हेनरी लॉ का, जो कि तुम्हें अगर एग्जाम में आ जाए तो लिखना है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस on liquid surface is directly proportional to the mole fraction of gas in liquid। कि जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन रहेगा उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है गैस के बाहर जाने की, गैस के पार्टिकल्स के बाहर जाने की। जितने गैस के पार्टिकल इधर रहेंगे उतना ही ज्यादा गैस प्रेशर लगाएगी। इस तरीके से हेनरी ने हमें स्टेटमेंट दी। तो क्या बना? हेनरी लॉ क्या बना कि जो प्रेशर लगेगा वो डिपेंड करेगा किस पे? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। तो यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट लिख सकते हैं KH, हेनरी कांस्टेंट, और मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो एक अगर ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करो, ग्राफ प्लॉट किसके अगेंस्ट? किसके? तुम्हारे प्रेशर के और मोल फ्रैक्शन के। तो यहां पे लिख रहा हूं प्रेशर और इधर लिख रहा हूं मैं मोल फ्रैक्शन। और HCl गैस के लिए मान लो कि ये ग्राफ प्लॉट करा गया है, तो क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। और इस ग्राफ के स्लोप की बात करूं, इस ग्राफ के स्लोप की बात करूं तो वो किस तरीके का रहेगा? स्लोप क्या होता है? चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या है? प्रेशर, एक्स एक्सिस पे क्या है? मोल फ्रैक्शन। ये किसके आएगा? इक्वल तुम्हारे हेनरी कांस्टेंट के।
कि प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के ग्राफ का अगर स्लोप निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा मेरे, हेनरी कांस्टेंट। तो अब हेनरी कांस्टेंट की बात करते हैं। हेनरी कांस्टेंट क्या है, हर एक गैस के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू है, डिपेंड करेगा नेचर, मतलब इट इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस कैसी है, पोलर है, नॉन पोलर है, उस पे डिपेंड करेगा कि हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी। ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है सबके लिए ही वो वैल्यू है, जैसे ही गैस बदलोगे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी। अब अगर पर्टिकुलर प्रेशर पे बात करूं, ध्यान से समझना इस रिलेशन को, कि पर्टिकुलर प्रेशर पे बात करूं कि प्रेशर मुझे चेंज नहीं करना, कुछ प्रेशर P है और रिलेशन क्या है, P इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस और हेनरी कांस्टेंट। तो पर्टिकुलर प्रेशर पे बात करूं तो यहां से समझना कि ये कांस्टेंट हो गया तो कह सकते हैं xg के h कांस्टेंट आ गया, और यहां से लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हेनरी कांस्टेंट। मतलब पर्टिकुलर प्रेशर पे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस उतनी ही कम रहेगी। पर्टिकुलर प्रेशर पे सोल्युबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, हेनरी कांस्टेंट उतना कम होगा। कैसा रिलेशन आएगा इनके बीच में, इनवर्स रिलेशन। और एक क्वेश्चन मेरा तुम्हारे से बनता है कि हेनरी कांस्टेंट और टेम्परेचर में किस तरीके का रिलेशन होगा, ये तुम्हें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि इस हेनरी लॉ की एप्लीकेशन पढ़ाई जाती है। क्या है इसकी एप्लीकेशन, कहां पे हम नॉर्मल लाइफ में इस चीज को देख रहे हैं कि क्या बोल रहा है हेनरी लॉ, कि सोल्युबिलिटी बढ़ेगी अगर तुम प्रेशर बढ़ाओगे। तो नॉर्मल लाइफ में हम कहां देख रहे हैं इसको, तो देखो पहली एप्लीकेशन इसकी देखी जाती है सोडा वाटर बोतल में, कोक, पेप्सी वगैरह में, जहां पे इनके ढक्कन जो है बहुत हाई प्रेशर पे सील करे जाते हैं। दीज बोटल्स आर सील्ड एट वेरी हाई प्रेशर। क्यों इतने प्रेशर पे इन बोतल को सील करा जाता है, कि प्रेशर ज्यादा होगा तो सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन दीज बोटल्स, इन दीज ड्रिंक्स ज्यादा रहेगी। अब जैसे ही सोल्युबिलिटी ज्यादा है, तुमने ढक्कन खोला, प्रेशर कम हुआ, सोल्युबिलिटी कम हो गई और CO2 करते हुए बाहर आ जाएगी। मतलब प्रेशर कम करने से सोल्युबिलिटी कम हो गई, टाइट ढक्कन बंद था, प्रेशर ज्यादा, सोल्युबिलिटी ज्यादा। ये सारा स्टेटमेंट वाइज तुम्हें इस मतलब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें लिंक है, तुम्हें मिल जाएगा। कैसे, नोट्स में, PDF नोट्स में तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड एप्लीकेशन क्या है इसकी, स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स क्या होते हैं, जो समुद्र के अंदर जाते हैं। समुद्र के अंदर जाते हैं तो क्या चेंज है यहाँ पे नॉर्मल सरफेस पे और समुद्र के अंदर जाने में। समुद्र के अंदर जाने से तुम्हारा प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर किस चीज का, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही, जबकि जितना पानी तुम्हारे ऊपर है वो भी प्रेशर लगा रहा होगा। मतलब जैसे ही हम अंदर गए, समुद्र के अंदर गए, प्रेशर इंक्रीज हो गया। प्रेशर इंक्रीज होने से सोल्युबिलिटी क्या होगी, सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सोल्युबिलिटी इंक्रीज होने से हमारा क्या फायदा, हमारा क्या नुकसान, समझने की कोशिश करो। कि अगर स्कूबा डाइवर्स नॉर्मल एयर की कंपोजिशन ले जाएं तो एयर की कंपोजिशन क्या है कि 78% लगभग N2 है, 21% लगभग O2 है और बाकी अदर गैसेस हैं। तो 78% N2 जो अभी हमारी बॉडी में डिसोल्व नहीं हो रही, प्रेशर ज्यादा होने के कारण समंदर के अंदर हमारी बॉडी में डिसोल्व हो जाएगी। अब ज्यादा प्रेशर के कारण हमारी बॉडी में डिसोल्व हो गई, हम अंदर गए। अब ऐसा तो है नहीं कि अंदर जाके आशियाने बना के वहीं पे रहना है, वापस भी आना है। जब हम वापस सरफेस पे आए, प्रेशर दोबारा से कम हो गया। प्रेशर कम हो गया तो सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी। सोल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो जो N2 हमारी बॉडी में समंदर के अंदर डिसोल्व थी, वो अब डिसोल्व होना बंद कर देगी। डिसोल्व होना बंद कर देगी तो हमारी बॉडी से बाहर आने की कोशिश करेगी। बाहर आने की कोशिश करेगी तो जगह नहीं मिल रही, तो कैपिलरीज को हमारी ब्लॉक कर सकती है और हमें डिजीज हो सकती है, जिसका नाम क्या है, बेंड्स। अब इस बेंड्स को किस तरीके से अवॉइड करा जाएगा कि इसको देखो, इतनी परसेंटेज पे हाई प्रेशर पे वो सोल्यूबल है, 78% पे हाई प्रेशर पे सोल्यूबल है। तो क्या करते हैं कि इसकी परसेंटेज घटा देते हैं, 56 पॉइंट समथिंग % हम N2 ले जाते हैं, बाकी हम 11 पॉइंट समथिंग % हम हीलियम से इसे डिसोल्व कर देते हैं, हीलियम से इसे डाइल्यूट कर देते हैं। रिमेनिंग % किसकी है, ऑक्सीजन की। तो इसकी परसेंटेज घटा देते हैं ताकि हाई प्रेशर पे भी हमारी बॉडी में डिसोल्व ना हो। थर्ड एप्लीकेशन इसकी कहां देखी जाती है, जब हम ऊपर पहाड़ों पे जाते हैं, हाई क्लाइंबर्स के सिचुएशन में इसकी एप्लीकेशन देखी जाती है। वहां क्या होता है
कि जब हम ऊपर जाते हैं तो प्रेशर कम हो जाता है सरफेस के मुकाबले। अब सरफेस पे हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रॉपरली डिसोल्व हो रही है, हमारे ब्रेन तक बराबर तरीके से पहुंच रही है, जब भी बराबर ब्रेन चल रहा है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अब ऊपर जा रहे हैं तो प्रेशर कम हो जाएगा, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन इतनी अच्छी तरीके से, हमारे ब्लड में इतनी अच्छी तरीके से डिसोल्व नहीं होगी। अब O2 अगर डिसोल्व नहीं हुई है तो हमारे ब्रेन तक प्रॉपर नहीं पहुंचेगी, ब्रेन तक प्रॉपर नहीं पहुंचेगी तो हमारी सोचने की क्षमता, जो तुम इतना अच्छा सोच लेते हो, इतना अच्छा पढ़ लेते हो, वो कम हो जाएगी। और इस डिजीज को क्या बोलेंगे हम? एनोक्सिया। इसके सारे पीडीएफ नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे जितना अभी तक मैंने पढ़ाया है। तो ये क्या था? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जहां से रोल्स लॉ आएगा, आइडियल सॉल्यूशन की बात आएगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात आएगी। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, टाटा बाय।